नमस्कार दोस्तों। आज अपन पशु प्रीचर वाले पोर्शन में चर्चा करेंगे। जंतुओं में जो जनन वाला चैप्टर है उसकी चर्चा करेंगे। और ये चर्चा केवल एनसीईआरटी जो है उस पर आधारित जो प्रश्न है केवल उसी पर अपन चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अपनी एनसीईआरटी की बुक है उसी में से अपन पूरा पोर्शन लेंगे। ये हेडिंग दिया अध्याय 6 है, जंतुओं में जनन वाला। अब इसमें ये सारी बातें हैं, लेकिन इसमें ऊपर जंतु लिख करके मानव के जनन के बारे में दिया है। तो मानव तो भाई तो जंतु तो है नहीं भाई, नर को जंतु है। तो ये आलतू फालतू दे रखे हैं, ये अपन को पढ़ने नहीं है ना। ये देख रहे हैं मानव के, वो नहीं पढ़ने। इसमें से जो मेंढक वगैरह के हैं, जंतुओं से संबंधित है, जरायु जैसे प्रश्न है, अंडाज अंडज प्राणी वाले हैं, तो वो चीजें हैं। अब ये जानवर का बच्चा है क्या, ये मानव का बच्चा है। तो ये अपन को नहीं पढ़ने, अपन को इसमें से केवल मानव वाले जो बच्चे हैं मानव के नहीं पढ़ने, ये पढ़ने अपन को। ये मेंढक वगैरह हैं, टेडपोल वाली बातें हैं। अब इतनी बड़ी पीडीएफ है तो वो तो आपको अनावश्यक बातें ज़्यादा आती है, क्योंकि आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, लिखा हुआ मिलता है, आओ बच्चों हम जानकारी प्राप्त करें। तो अपन जानकारी तो प्राप्त करेंगे क्या, इतने बड़े हो गए अब क्या ऐसी बातें करेंगे। इसका मैंने क्या किया, ये डोली डाली सब चीज़ का एक निचोड़ निकाल लिया है। तो वो एनसीईआरटी का निचोड़ी जो है मैं आपको सीधा पढ़ाने वाला हूँ। बिल्कुल बीच में बकवास नहीं होगी, सीधे अपन चर्चा करेंगे जंतुओं में जनन वाला चैप्टर। तो देखो ये इसी बुक में से निकाला हुआ मैटर है। तो इसको अपन पढ़ते हैं क्या है। तो सबसे पहले है जंतुओं में जनन, ये अपना चैप्टर का नाम है। अब सबसे पहले अपन को ये देखना है कि जनन क्या होता है। तो देखिएगा जनन क्या होता है, जीवों द्वारा अपने समान नई संतान को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। ये चीज अपन जानते भी हैं, देखो कि जीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। नॉर्मल सी बात है, सब जानते हैं। जनन अपनी प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किया जाता है। अरे आदमी भी शादी करता है, वो शादी करने के बाद में अपनी जैसी एक औलाद पैदा करता है, तो ऐसे ही जानवर पैदा करते हैं। क्यों करते हैं पैदा, ताकि अपनी प्रजाति को बनाए रखें। यदि आपकी शादी होगी, बच्चे नहीं हुए, तो आपका जो वंश है, जो आपकी प्रजाति है, वो नष्ट हो जाएगी। उसको बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं। तो ये नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई विशेष नहीं है। अब है पशुओं में नर जनन तंत्र कौन से होते हैं। जो पशु है उसमें नर जननांग है, उनकी बात करेंगे अपन। सबसे पहले है प्राथमिक अंग, वर्षण है। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि पशुओं में नर जनन तंत्र का जो प्राथमिक अंग है वो कौन सा है, तो वर्षण होता है नर में। वैसे भी जानते हैं मानव जो होता है, तो मानव में भी कौन होता है, वर्षण होता है। तो इसमें भी जो है वो कौन होता है, वर्षण होता है। फिर है द्वितीय अंग, देखिए द्वितीय अंग कौन सा होता है, तो अधिवर्षण है, शुक्रवाहिनी है, मूत्राशय है और शिशन है। ये सभी कैसे हैं, द्वितीय। तो या तो अगला प्राथमिक पूछेगा कि प्राथमिक कौन सा है, या पूछेगा द्वितीयक अंग है या नहीं है। तो यहाँ द्वितीयक वाला जैसे मानो नहीं है दे देगा, तो अधिवर्षण दे दिया, शुक्रवाहिनी मूत्राशय दे दिया, एक मानोवर्षण दे दिया। तो ऐसे दे करके आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो द्वितीयक वाला कौन सा हो गया, अधिवर्षण, शुक्रवाहिनी, मूत्राशय और शिशन जो है वो कैसे हैं, तो द्वितीय अंग है। फिर है सहायक लैंगिक अंग। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, सहायक लैंगिक अंग। शुक्राशय है, पुण्यस्थल है, पुनस्त ग्रंथि है, कंद मूलपथ ग्रंथि है। कौन सी है, कंद मूलीपथ है, ग्रंथि है। तो ये किसके आते हैं, सहायक लैंगिक जनंग है। कम ही पूछने की संभावना होती है सहायक वाले, प्राथमिक से और जो द्वितीयक है उसमें से पूछने की ज्यादा संभावना है। चलिएगा, बिल्कुल एनसीईआरटी पर आधारित जो शानदार प्रश्न है, केवल अपन उसी की चर्चा कर रहे हैं जो पशुओं से संबंधित है। अब है पशुओं में मादा जनन तंत्र। अपन नर की बात कर चुके हैं पशुओं में, तो अब किसकी बात करेंगे, मादा की करेंगे। मादा में प्राथमिक और द्वितीयक दो प्रकार के अंग होते हैं। अब इसमें से प्राथमिक देखिए, अंडाशय है अथवा डिंब ग्रंथि है। क्या है, अंडाशय या डिंब ग्रंथि है। अंडाशय में क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का निर्माण होता है। जो
अंडाशय है मतलब डिंब ग्रंथि है, उसमें किसका निर्माण हो रहा है, तो उसमें एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन है, इसका क्या होता है, निर्माण हो रहा है। अब द्वितीयक अंग कौन सा है, तो डिंब वाहिनी है, गर्भाशय है, गर्भाशय ग्रीवा है, योनि है और भग है। तो ये जो होते हैं वो कैसे अंग है, तो द्वितीय अंग है। देखो इनको आपको अच्छी तरीके से बार बार देखना होगा तभी जाके याद होगा। ये द्वितीय अंग जो हैं, डिंब वाहिनी है, गर्भाशय है, गर्भाशय ग्रीवा है, योनि है, भंग है। तो ये इस प्रकार के ये पशुओं में जो होता है अपने मादा जनन अंग होते हैं। ठीक है, चलिएगा उसके बाद में हम बात करते हैं निषेचन। निषेचन देखिए, तो निषेचन कैसे होता है, नर युग्मक मतलब शुक्राणु और मादा युग्मक अर्थात अंडाणु के संलयन से युग्मन का निर्माण होता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। देखो निषेचन किसका क्या हो रहा है, नर युग्मक मादा युग्मक दोनों का संलयन हो रहा है, मिलन हो रहा है, इनसे क्या पैदा होता है, कोई संतान उत्पत्ति होती है, तो यही तो क्या कहला रहा है, निषेचन कहला रहा है। अर्थात शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से ही क्या हो रहा है, निषेचन की क्रिया संपन्न हो रही है। एक होता है आंतरिक निषेचन। क्या होता है, देखो आंतरिक निषेचन, यदि निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है तो आंतरिक निषेचन कहलाता है। मतलब मादा के शरीर के अंदर निषेचन हो रहा है तो आंतरिक होगा। देखो मानव में आंतरिक होता है, अपन को मानव वाली पढ़ना नहीं है, लेकिन एक समझने के लिए उदाहरण लिखा है अपन ने, क्योंकि वे तो फिर जनरल साइंस हो गया ना, अपन एनिमल वाला पोर्शन थोड़ी होगा। गाय है, भैंस है, बकरी है, मुर्गी है, तो इनमें निषेचन कैसा होता है, आंतरिक निषेचन होता है। ऐसा प्रश्न आ सकता है एनिमल में, एनिमल में किस में आंतरिक निषेचन होता है, किस में बाहरी निषेचन होता है। तो देखो अपन ने क्या देखा, मादा के शरीर के अंदर हो रहा है, जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी है ना, भेड़ बकरी, भेड़ भी आ गया इसमें। तो ये सारी चीजें कैसी हैं, जैसे खरगोश आ गया आपका, तो ये सारे कैसे हैं, आंतरिक वाले हैं, अपन जानते हैं, नॉर्मल सी बात है, देखते भी हैं अपन। फिर है बाहरी निषेचन की बात होगी। अब बाहरी निषेचन देखिए, यदि निषेचन मादा के शरीर के बाहर हो तो हम बाहरी निषेचन कहेंगे। बस सीधी सी बात है, आंतरिक अंदर हो रहा है, बाहरी ये जो है बाहर हो रहा है। जैसे मछलियां हैं, मेंढक है, स्टारफिश मछली है, ठीक है। ये स्टारफिश ऐसा कैसा एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए मैंने ऐसा कैसा लिखा है इसको। तो मछलियां हैं, मेंढक है, स्टारफिश वगैरह हैं, तो ये बाहरी ये निषेचन होता है। अब है जरायुज जंतु कौन से होते हैं, तो जरायुज जंतु देखिए, यदि किसी सजीव द्वारा अपने समान ही नई शिशु को जन्म दिया जाता है, ऐसे जंतु जरायुज कहलाते हैं। तो जरायुज क्या है कि अपने समान ही जंतु जो है पैदा किए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। जैसे मानव, मानव तो केवल समझने के लिए उदाहरण दिया है मैंने यहाँ, मानव है, गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, तो ये कैसे हैं, जरायुज है। क्योंकि आपको पता है मानव अपने जैसी औलाद पैदा करता है, गाय खुद जैसी औलाद पैदा कर रही है ना, और भैंस है, बकरी है, भेड़ है, तो इनके बच्चा होता है। तो ये बच्चे होने वाली डायरेक्ट जो हैं वो क्या कहलाती है, जरायुज। मतलब यदि किसी सजीव द्वारा अपने समान शिशु पैदा किए जाएं तो उसे ही अपन क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। अब है अंड प्रजनक है, तो अंड प्रजनक जंतु देखिए, कुछ सजीवों द्वारा अंडे उत्पन्न किए जाते हैं जिनसे नए जीव बाहर निकलते हैं। जो प्राणी अंडे दे रहे हैं वो अंडे कहलाएंगे, जैसे मुर्गी में, मछली में है, और जितने जैसे कबूतर वगैरह आप जो भी जानते हो जो अंडे देने वाले हैं, वो कैसे होते हैं, अंड प्रजनक होते हैं। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, वैसा का वैसा हमने यहाँ पर लिखा है, देखो। तो मुर्गी के अंडे से चूजा बनने में कितना समय लगता है, तो 3 सप्ताह का समय लगता है। फिर है मेंढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, अर्थात चरण होते हैं। ये भी आपके एनसीईआरटी से हमने ज्यों का त्यों उठाया है। तो मेंढक है, उसे अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने तक की विभिन्न क्रिया देखो। सबसे पहले अंडा, फिर टेडपोल अवस्था होती है, अर्थात
लार्वा अवस्था होती है, उसके बाद में क्या बनता है, वेशक बनता है। ठीक है, तो अंडा, अंडे से टेडपोल और टेडपोल से क्या बनता है, वेशक बनता है। तो इस प्रकार से होता है। चलो, उसके बाद में देखिए आपके कायांतरण है। किसकी बात करेंगे अपन, कायांतरण की बात करेंगे। कायांतरण देखिए क्या है, कुछ विशेष परिवर्तन के साथ टेडपोल का व्यशक रूप में रूपांतरण ही क्या कहलाता है, कायांतरण। एनसीईआरटी में ऐसा कैसा दे रखा है, वहीं से उठाया है। वो पीडीएफ आपको मैंने पूरी दिखाई है, उसमें वो सारी चीजें आप देख सकते हो। तो कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का व्यशक रूपांतरण ही क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। फिर है अलैंगिक जनन। देखिएगा अलैंगिक जनन क्या होता है, जनन को जिनमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है। देखो क्या लिखा है, जनन को जिनमें केवल एक ही जनक अपने नए जीव को जन्म देता है, उसे कहते हैं अलैंगिक जनन कहते हैं। प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई देते हैं। ये उभार विकसित होते नए जीव हैं, जिन्हें मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं जिन्हें। फिर है हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को हम मुकुलन कहते हैं। देखो क्या देखा अभी अपन ने, अलैंगिक जनन के बारे में देखा। क्या है, जनन को जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक। अब अलैंगिक जैसे किस में हो रहा है, हाइड्रा में जनन हो रहा है। तो इसमें उदाहरण देके एनसीईआरटी में बताया है कि प्रत्येक हाइड्रा को एक या एक से अधिक उभार दिखाई देते हैं। इसमें ये उभार विकसित होते हुए नए जीव हैं, जिन्हें मुकुल कहते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार का जनन जो है वो क्या कहलाता है, मुकुलन कहलाता है। फिर है अमीबा में जनन अलैंगिक होता है। हाइड्रा हाइड्रा के बाद में अलैंगिक जन्म किस में देखा हमने, अमीबा में देखा। तो अमीबा में जन्म कैसे हो रहा है, तो अलैंगिक जनन हो रहा है। अमीबा कैसा है, तो एक कोशिकीय जीव होता है अमीबी का। अमीबा जो है वो कैसा है, एक कोशिकीय जीव है अमीबा। एक है द्विखंडन। क्या है, द्विखंडन क्या होता है, अलैंगिक जनन को जिसमें जीव विभाजित होकर के दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। मतलब एक कोशिकीय जीव हो रहा है। देखो यहां देख को बताया है, अमीबा एक कोशिकीय होता है, इसमें प्रत्येक केंद्र दो भागों में विभाजित होकर जनन की क्रिया प्रारंभ करता है। मतलब एक केंद्रक होता है अमीबा में, फिर इसी में विभाजन होकर क्या बनता है, दो केंद्रक बनके दो जीवों का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। इसके बाद में कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है या बढ़ जाती है, जिनके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। मतलब अमीबा था, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ये मानो अमीबा है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो केंद्रक है वो दो भागों में डिवाइडेशन हो करके क्या बना रहा है, दो अमीबा बना रहा है। ये क्या कहला रहा है, द्विखंडन कहला रहा है। उसके बाद देखिए आगे है क्लोनिंग। अब हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, क्लोनिंग क्या होता है। देखिए किसी कोशिका की समरूप कोशिका किसी एक अंग के समरूप अंग किसी जीव के समरूप नए जीव का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, क्लोनिंग कहलाता है। एनसीईआरटी में ऐसा कैसा लिखा हुआ है बड़े शानदार तरीके से कि किसी कोशिका की एक समरूप कोशिका या किसी अंग के समरूप अंग या फिर है किसी जीव के शरीर के समरूप नए जीव के निर्माण को ही हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। क्लोन बनाना ही क्लोनिंग है, कुल मिला के बात यह है। किसी जंतु की सर्वप्रथम सफलतापूर्वक क्लोनिंग भेड़ में की गई थी। ठीक है, सबसे पहले अगर क्लोन तैयार हुआ तो किसका हुआ, भेड़ का। डोली नामक भेड़ थी, कौन सी भेड़ थी, डोली नामक भेड़ थी, उसका क्लोन सबसे पहले तैयार किया गया था। फिर देखिए यहां पर इयान विल्मुट एवं उनके सहयोगी द्वारा सबसे पहले ये कार्य स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग रोजलिन इंस्टीट्यूट में किया गया।
मतलब डॉली नामक जो भेड़ तैयार की वो वैज्ञानिक कौन थे? इयान विल्मुट है और उसके सहयोगी थे, दोस्त जो भी थे वो थे। इन्होंने किस देश में डॉली तैयार की है? स्कॉटलैंड में। वहां के कौन से इंस्टीट्यूट में तैयार किया है? तो एडिनबर्ग रोजलिन इंस्टीट्यूट थे, उसमें ये तैयार की है। तो अब दिया है कि डोली कैसे क्या तैयार हुई है उसके बारे में देखिए। डोली का जन्म हुआ था 5 जुलाई 1996 में। तो इस डोली का जन्म कब होता है? 5 जुलाई 1996 में होता है। डोली की क्लोनिंग करते समय फिन डॉरसेट नामक मादा बेड की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका एकत्रित की गई थी। तो कौन सी भेड़ से लिया गया है? एक फिन डॉरसेट नामक एक भेड़ है, ठीक है, और वो भी कौन सी भेड़? मादा भेड़ है, उससे एक कोशिका ली गई है। उस समय स्कॉट फिश ब्लैक फेस इव से एक अंड कोशिका भी ली गई थी। उसी समय क्या किया गया? एक दूसरी भेड़ जो है स्कॉट फिश ब्लैक फेस, उससे क्या लिया गया? एक अंड कोशिका। फिर है अंड कोशिका से केंद्रक को क्या किया गया था? हटाया गया था, और फिर डॉली पैदा की गई है। डॉली की मृत्यु हो गई वैलेंटाइन डे के दिन। वैलेंटाइन डे आता है ना 14 फरवरी को, तो 14 फरवरी 2003 को डॉली की मृत्यु हो गई। और मृत्यु कैसे हुई? फेफड़ों के रोग के कारण, ठीक है, फेफड़ों में रोग हो गया था, इसलिए डॉली की क्या हो गई? मृत्यु। फिर है लैंगिक जनन, देखिए जनन जिसमें नर व मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें नर और मादा युग्मन का संलयन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। तो देखो दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो चर्चा की है वो केवल एनसीईआरटी बुक की है। एनसीईआरटी बुक की चर्चा की है। किस बुक की चर्चा की है वो पीडीएफ मैंने आपको पहले दिखाई है, उसके बाद में बताया है। मैंने मानव वाले नर जनतंत्र के बारे में इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि वो तो जनरल साइंस का प्रश्न है, वो तो जनरल साइंस वाले पोर्शन में आएगा। एनिमल वाला पोर्शन जो है तो उसमें तो एनिमल से संबंधित आएगा, इसलिए जंतुओं के बारे में मैंने आपको बताया है। केवल जो जहाँ से सिलेबस उठा करके आयोग ने बनाया है, अधीनस्थ आयोग ने, वहीं से सिलेबस का करवाया है। अनावश्यक नहीं करवाया योनि कैसी होती है, वो कैसी होती है। अरे वो 11th-12th का कोर्स होता है, योनिया, वी हेयर, वाई हेयर, जे हेयर, क्या मतलब है उन चीज़ों से? बिल्कुल एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो करवाया है मैंने आपको। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए सार्थक सिद्ध होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।